तो ये 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग है दो ध्रुवीयता का अंत व स्टडी पॉइंट। चलो आज आगे की देखते हैं दो ध्रुवीयता अंत में क्या हुआ था। तो ये न्यूज़ सिलेबस आपका 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग। तो आज इसकी हमें पढ़ेंगे इसमें सोवियत प्रणाली क्या थी, क्या है, और सोवियत प्रणाली की विशेषता, सोवियत प्रणाली और शीत युद्ध, सोवियत संघ के विखंडन के कारण, सोवियत संघ के विखंडन के परिणाम, शॉक थेरेपी, भारत और साम्यवादी देश। वही नया आया है आपका तीसरे चैप्टर का, जो इसकी दूसरे चैप्टर में ऐड हो गया है, अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग। ये हम दूसरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 है, या नेक्स्ट 2 आएगी आपके पार्ट। ओके, चलते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत। तो ये सोवियत प्रणाली क्या थी? रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर का निर्माण हुआ। मतलब जो रूस में 1917 में जो समाजवादी क्रांति हुई, इसके बाद 1917 के बाद इसमें जो है समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य बना, इसका निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य एक ही था कि समानता मूलक समाज की स्थापना करना, जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित था। इसमें क्या था कि यूएसएसआर जो उसमें समाजवादी सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ था, उसमें जो है पूंजीवाद और निजी संपत्ति का अंत कर दिया और समानता पर आधारित था। ये इसमें सभी को एक तरीके से समानता देना था, समाज की रचना करना था। इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करो, उसे पूर्ण राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। निजी जो संपत्ति थी उस संस्था को समाप्त कर दिया और उसे पूर्ण राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। भूमि में उत्पादन पर राज्यों का नियंत्रण था। जो भूमि थी, भूमि पर लोगों का नियंत्रण था, राज्यों का नियंत्रण था। वितरण प्रणाली क्या थी? वितरण व्यवस्था भी सरकार के हाथों में थी, जहां नागरिकों को बुनियादी जरूरतों की चीज़ें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा लोक कल्याण की चीज़ें भी समानता के सिद्धांत के आधार पर ही दी जाती थी। मतलब जो वितरण प्रणाली क्या थी कि व्यवस्था क्या थी, सरकार के हाथों में जो थे वो आपकी स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा लोक कल्याण की चीज़ों में समानता थी। आगे आगे चलते हैं, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने। 1985 से 1991 तक रहे। इन्होंने कई नीतियों को अपनाया और सुधार की नीति को अपना के इन्होंने खुलेपन, पेशवाई का और उष्कर्णी को जन्म दिया। इन्होंने किन किन नीतियों को अपनाया ये देखते हैं हम। क्या हुआ कि 1985 में जब ये राष्ट्रपति बने, ये मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तो 1991 तक रहे और 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया था। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। चलो हम इस वीडियो में इसमें देखते हैं कि हम इन्होंने किन किन नीतियों को अपनाया था। इन्होंने पहली नीति अपनाई थी ग्लासनोस्ट खुलापन, दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका गठन, तीसरी थी उष्कर्णी त्वरण। और चलो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इन्होंने 3 अपनी नीतियों को अपनाया था। गोर्बाचेव द्वारा चलाई गई नीतियाँ कौन कौन सी थी? गोर्बाचेव जब 1985 में शासन और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए गोर्बाचेव ने 3 नीतियों को अपनाया। जब 1985 में गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति बने, अंतिम राष्ट्रपति बने सोवियत संघ के, तो इन्होंने 3 नीतियों को अपनाया था। पहली नीतियाँ थी ग्लासनोस्ट खुलापन, सोवियत संघ के लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को, जब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देखा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है और दूसरे के मुकाबले, जो पश्चिमी गुट के मुकाबले वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर और भूखमरी के शिकार में हो रही है। तो इस कारण क्या हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए तो उन्होंने जो क्या कहा कि सोवियत संघ के लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया और लोगों के विचारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और रेडियो, टीवी आदि को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई और टीवी, रेडियो नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। लोगों को आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, मतलब पुल छोड़ दी उनको कि कहीं भी कैसे भी आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें प्रदान कर दी गई। कैसे भी करो, कैसे भी करो। उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार, जो सोवियत संघ के जो लोग थे उनको अपनी इच्छा अनुसार राजनीतिक दल बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई।
जब मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में आए थे उन्होंने क्या करा कि लोगों को ये स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई कि राजनीतिक दल बनाने की भी उन्होंने उनको इच्छा वो दे दी, लोगों को भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई वहाँ की दल बनाने के लिए। चलो अच्छा दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्यवस्थाई का पुनर्गठन। पुनर्गठन में क्या होता है कि व्यवस्थाई का नीति के अंतर्गत राज्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। मतलब जो व्यवस्थाई की पुनर्गठन का नीति का अंतर क्या होता है कि राज्य जो होता है राज्यों के अधिकारों में वहाँ वृद्धि कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है उसकरणीकरण, अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक की ओर ले जाने के लिए उसकरणीय की नीति को अपनाया गया। इसके बाद देखते हैं आप वीडियो, मेरी पहली वीडियो थी वो भी देख सकते हैं आप, मैंने सत्युत का दौर पहली वीडियो और क्यूबीएम मिसाइल संकट बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, वो भी देखें। चलो आगे देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जब 1985 में आए थे तो उनके जो द्वारा जो है मिखाइल क्या देखा कि वहाँ सुधार के लिए किस किस कारण वो बांधे हुए, किस किस कारण वो उत्साहित हुए, तो हम इस कारण में देखेंगे। गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए निम्न कारणों से बांधे हुए, मतलब करने के लिए तैयार हुए। गोर्बाचेव ने महसूस किया कि कई वर्षों से यूएसएसआर का विकास रुका हुआ है। जब दो देशों के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जब मध्य युद्ध था, शीत युद्ध था मतलब, तो दोनों के बीच जब वहाँ की जो जनता थी वो सरकार को विद्रोही मान रही थी। मतलब कि सरकार थी वो आर्थिक पैसा था वो अपना सैन्य बल पर आर्थिक खर्च कर रही थी, तो इस कारण जो है वहाँ की जनता इसका का विरोध कर रही थी। तो और जनता इसका कारण सरकार को मानती थी, इसलिए गोर्बाचेव सुधार के लिए बांधे हुए। पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट, गोर्बाचेव पश्चिमी देशों की सूचना और प्रौद्योगिकी से प्रभावित थे। वो प्रभावित थे कि वहाँ की टेक्नोलॉजी और सूचना से वो प्रभावित थे। वे रूस को भी पश्चिमी देशों के बराबर लाना चाहते थे और यूएसएसआर सोवियत संघ को भी ये लाना चाहते थे कि वो यहाँ की भी टेक्नोलॉजी उनके बराबर हो जाए, अमेरिका के बराबर हो जाए, और सूचना का भी। मिखाइल गोर्बाचेव ने महसूस किया कि जनता साम्यवाद को पसंद नहीं करती। इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव को महसूस किया कि साम्यवाद जो सोवियत संघ की जो विचारधारा है, साम्यवाद को वह पसंद नहीं करते वहाँ की जनता, तो इससे मुक्ति चाहती थी, तो इसलिए गोर्बाचेव सुधार के लिए बांधे हुए। शीत युद्ध के समय सोवियत अर्थव्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई थी, जिसका उद्धार करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए बांधे हुए। मिखाइल गोर्बाचेव सैनिक खर्च में कमी लाकर इस धन का प्रयोग जनता की सेवा में करना चाहते थे। इसी गोर्बाचेव सुधार के लिए वह बांधे हुए, इसलिए वह तैयार हुए। तो ये कारण क्या होता है कि जब मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में आए तो इन्होंने ये देखा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल पूरी तरह बिगड़ गई है, तो इस कारण जो है वह तैयार हुए कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। तो वह 1985 में, तो जब वे आए तो बहुत ही कारणों का उन्हें सामना करना पड़ा। चलो हम आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, 1985 के बाद जो है शॉक थेरेपी को अपनाया गया। इसके जो परिणाम क्या थे वो देखते हैं। रूस के विघटन के पश्चात नए बने राष्ट्रों में गंभीर आर्थिक संकट था, जिससे निकलने के लिए इन देशों ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह वर्षों रिपो अपनाया, जिसका अर्थ है आघात पहुंचाकर इलाज करना। मतलब क्या हुआ कि वहाँ की जो धन था वो बहुत ही कम होता गया, जिसके कारण क्या हुआ वहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आर्थिक संकट आने के बाद विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर पोषकों का अपना आघात पहुंचाकर इलाज करना, इसका अर्थ ही होता है। मतलब पैसा तो दिया, इसका अर्थ यही होता है कि आघात पहुंचाकर इलाज करना। इसके अंतर्गत साम्यवाद की समाप्ति हुई करके तुरंत पूंजीवाद की स्थापना करना। इसका अर्थ क्या होता है कि साम्यवाद की समाप्ति करके तुरंत पूंजीवाद की स्थापना करना और आघात पहुंचाकर, इसका अर्थ यही हो गया आघात पहुंचाकर इलाज करना। सरकारी नियंत्रण को समाप्त करके निजीकरण को अपनाया गया। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे? शॉक थेरेपी के कारण किसकी मुद्रा में गिरावट आ गई, जिससे मुद्रा स्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। जो वहाँ के यूएसएसआर, जो सोवियत संघ के लोग थे, वहाँ की जितनी भी जमा पूंजी थी, जनता के पास जो जमा पूंजी थी वो जाती रही,
और वहाँ की जब जनता की पूंजी जब जानने लगी और जब धन जो था सरकार ने जो है सैन्य बल पर लगाती रही, इस कारण क्या हुआ, वहाँ भूखमरी फैल गई और लोगों की जो आर्थिक पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो जाती रही। इन देशों का औद्योगिक छाया पूरी तरह नष्ट हो गया। इस देशों में 20% सरकारी उद्योगों ने पौने पौने दामों पर बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गृह सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ कि जो 38 सरकारी उद्योग थे, 90% सरकारी उद्योग जो थे वो पौने पौने दामों में बेच दिया गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गिरह सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी 2 नंबर या 1 नंबर में आता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गिरह सेल क्या थी, यह पौने पौने दामों में क्या बेचा गया था। तो यही लिखना है आपको कि जो 90% सरकारी उद्योग थे उन्हें जो है पौने पौने दामों में बेच दिया गया था। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गिरह सेल के नाम से भी जाना जाता है। सरकार की समाज कल्याण की नीति समाप्त हो गई, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग गहरी तरह प्रभावित हुआ। वहाँ की क्या हुआ कि जो यूएसएसआर था, वहाँ की सरकार जो समाज कल्याण की नीति समाप्त हो गई, बिल्कुल तरह समाप्त हो गई, समाज नीति जैसे समाप्त हो गई, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग गहरी तरह प्रभावित हुआ। वहाँ की जो जनता, गरीब जनता थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इस कारण, और खाद्य सुरक्षा का अंत हो गया, जिससे लोग भोजन की कमी का शिकार हुए। इस कारण आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, और इसके साथ जो समानता में वृद्धि हुई, शॉक थेरेपी के कारण, ये गलत लिख दिया गया है, ये शॉक थेरेपी है। मैं आपको लिख देता हूँ, एक मिनट आपका। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये शॉक थेरेपी है, थोड़ा गलत लिख दिया, मैं लिख देता हूँ शॉक थेरेपी, कोई बात नहीं, आप समझ जाना, यही है शॉक थेरेपी इसका, ठीक है ना। लिख देना, टाइपिंग गलत हो गई। कारण क्या हुआ, आर्थिक समानता में वृद्धि हो गई, और शॉक थेरेपी होती जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, ये उन्हें पूरा ना कर सकी। जो शॉक थेरेपी थी, जिस उद्देश्य के कारण ये बनाई गई थी, वो पूरी नहीं हो सकी, और इन देशों को जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ये भी 1 नंबर में आता है, ध्यान रखना, वो घट गया। जो वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद था वो घट गया। तो मैं बताया था आपको, तो मैं इसका अर्थ बताता हूँ। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, कभी भी याद रखना, महंगाई होता है, ठीक है ना, लिखा जाए कोई बात नहीं, महंगाई होता है इसका अर्थ। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है कि जो शॉक थेरेपी जिसके लिए जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, वो यह पूरी ना कर सकी। इस कारण क्या हुआ, जनता वहाँ की जो है भड़क गई। तो इस कारण यह जो है सोवियत संघ का विखंडन की ओर जाने लगी। बताता हूँ अगली ओर, एक मिनट आई गई। तो आगे देखते हैं, सोवियत संघ के विखंडन के कारण क्या बने। जब इनके द्वारा नीति चलाई गई तो इनके थोड़ा सा बिखरने की ओर जाने लगा। जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, वो मतलब जो जब वहाँ पे छूट लोगों को मिलने लगी तो वो उत्साहित हो गए, और लोग क्या करते थे कि मतलब जब स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई तो लोग की आकांक्षा जो है और बढ़ गई, और बढ़ने के कारण जो वहाँ पे सोवियत संघ के विखंडन के आसपास पहुँच गया। इसके विखंडन के कारण क्या क्या थे, रूस की आर्थिक पिछड़ापन, यूएसएसआर आर्थिक मामलों में पश्चिमी देशों से पिछड़ गया था। जो यूएसएसआर था वो आर्थिक मामलों में मतलब पश्चिमी देश मतलब जैसे कि अमेरिका से पिछड़ गया था, जिसका अनुभव जिम्मेदार साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे। जब मिखाइल गोर्बाचेव आए तो उन्होंने जो अर्थव्यवस्था चलाई उसके द्वारा ये क्या हुआ कि यूएसएसआर आर्थिक मामलों में पश्चिमी देशों से पिछड़ गया, अमेरिका से। भ्रष्टाचार की अधिकता, सोवियत प्रशासन में सभी शक्तियां सरकार के हाथों में थी, जिससे सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो गए और जनता को कठिनाई का बाढ़ गई। जब मिखाइल गोर्बाचेव आए तो उन्होंने क्या करा कि भ्रष्टाचार, जो सोवियत संघ की प्रशासन में शक्तियाँ थी वो सरकार के हाथों में थी, जिससे सरकार कर्मचारी भ्रष्ट हो गए और जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब ये सरकारी कर्मचारी थे और जनता को इस कठिनाई हो रही कि सरकार के हाथों में थी, तो सरकार जो है कार्य मदद करती नहीं थी। वो क्या करती थी, सैन्य बल जो है अपना
अधिक पैसा जो है वो सैन्य बल और हथियार बनाने में लगा रही थी, जिससे कि वहाँ की जनता को कुछ लाभ नहीं होते, भूखमरी की स्थिति आ गई थी और वहाँ पे जो जनता थी वो बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो गई थी, महंगी चीज़ें हो गई थी, आर्थिक व्यवस्था बदल गई थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो गई थी, भ्रष्टाचार हो गया था वहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था का सैन्यकरण। सोवियत सरकार ने अधिकतर धन हथियार की होड़ में खर्च किया। जो वहाँ पे सोवियत संघ था, यूएसएसआर, उनने जो था अपनी जो अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत संघ ने क्या करा, धन जो था धन हथियार की होड़ में खर्च कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, जनता की मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। वहाँ की जब क्या हुआ कि जब सोवियत संघ ने अपना धन जो है हथियार की होड़ में खर्च कर, जो अमेरिका से लड़ रहा था, उन्होंने क्या करा कि हथियार की होड़ में ही खर्च कर दिया है और जनता की जो मूलभूत थी आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हो सकी, जैसे खाना हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई, वो ज़्यादा जो था उनको नहीं मिला जनता को, तो उनकी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती, तो लोग साम्यवाद से घृणा करने लगे। जो साम्यवाद था, जो सोवियत संघ का था, तो उनने क्या करा, उससे जो है जनता घृणा करने लगी। गोरबचेव की नीतियाँ। विचारों का मानना है कि मिखाइल गोरबचेव की नीतियाँ ग्लासनोस्ट, प्रस्ताविका, उश्कोनी सही समय पर लागू नहीं हो सकी। जो उनकी मिखाइल गोरबचेव की 3 नीतियाँ थी, प्रस्ताविका, ग्लासनोस्ट, उश्कोनी, ये सही समय पर लागू नहीं हो सकी। इन 3 नीतियों के कारण जो है जनता जो है आर्थिक जो भटक गई। साम्यवादी दल, पांचवा पॉइंट है, साम्यवादी दल तानाशाही। सोवियत संघ में शासन की सभी शक्तियां साम्यवादी दल के पास थी। तो साम्यवादी दल था वो तानाशाही। सोवियत संघ में शासन की सभी शक्तियां साम्यवादी दल के पास थी तथा अन्य दलों पर प्रतिबंध था। अन्य कोई भी दल था उसके ऊपर प्रतिबंध था, इस कारण भी, जिससे वहाँ एक दल की तानाशाही स्थापित हो गई। जो वहाँ के एक दल था उसकी जो तानाशाही, जो साम्यवादी दल था उस पर तानाशाही स्थापित हो गई। सीमित नागरिक अधिकार। सोवियत संघ में विचार, अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीति स्वतंत्रता व अन्य नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध था। जो वहाँ के नागरिक थे, सोवियत संघ के जो नागरिक थे, वो सोवियत संघ के विचार, अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीति स्वतंत्रता व अन्य नागरिकों अधिकार पर प्रतिबंध था, जिसके कारण आम जनता साम्यवाद से विरुद्ध हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि जब सोवियत संघ की जो जनता थी, जब वो क्या कहा कि सोवियत संघ की सरकार ने जो क्या कहा कि सैन्य आर्थिक स्थिति में अर्थव्यवस्था जो थी, धन जो था हथियार की होड़ में खर्च करने लगे, और इससे क्या हुआ कि वहाँ की जो धार्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिकों अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण आम जनता साम्यवाद से घृणा करने लगी, विरोध करने लगी। तो साम्यवाद जो था सोवियत संघ के अधीन था, तो उससे जो है वो वहाँ की जनता विरोध करने लगी। इस कारण क्या हुआ, देखते हैं, जब सोवियत संघ की जो जनता थी, वहाँ की जो जनता जब आर्थिक स्थिति से भूखमरी और स्थिति में बिगड़ गई थी, तो उस स्थिति में क्या करा कि जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिरा दिया गया। ये बर्लिन की दीवार क्या थी, जो द्वितीय अंत का क्यों कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है, तो बताता हूँ। ये दीवार पूंजीवाद दुनिया और साम्यवादी दुनिया के मध्य विभाजन का प्रतीक थी। जब क्या हुआ कि बर्लिन की दीवार जब खड़ी करी गई थी, तो उस स्थिति में अमेरिका पूंजीवाद और साम्यवादी यूएसएसआर, सोवियत संघ के बीच दीवार खड़ी करी गई थी, और इस स्थिति में जब दुनिया के मध्य विभाजन का प्रतीक को माना जाता था, ये दोनों दुनिया का विभाजन का प्रतीक माना जाता था। इसका अंत जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेलों की समाप्ति का प्रारंभ था। जर्मनी का जो एकीकरण था उसमें जो है खेलों की समाप्ति का प्रारंभ था, इसलिए इसे देते हुए तथा अंत कहा जाता है। इसे ही दो ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है। इसे क्या हुआ कि लोगों ने इसे तोड़ दिया, पहले छेद किया, उसके बाद लोग, वहाँ की जो जनता थी, उन्हें वो है तोड़ दिया। मैं आपको बताता हूँ, जो वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने जो है, तो वहाँ की जो जनता थी उसने वह अंत कर दिया। बर्लिन की दीवार, फिर इस दीवार को पूर्वी जर्मनी की जनता ने
जो पूर्वी जनता थी, मतलब जो वहाँ की जो रिश्तेदार की जो जनता थी वहाँ से, तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ की जो जनता ने 1989 में से गिरा दिया गया। इसी के साथ साथ जो है दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, मतलब कि दो जो सोवियत संघ था और अमेरिका का था, उनकी जो दूरियां थी वो हट गई और युद्ध नहीं हुआ, और इसी के साथ साथ जो है सोवियत संघ का अंत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सोवियत संघ के विखंडन के पश्चात क्या हुआ, दिसंबर 1991 में रूस यूक्रेन का बेलारूस द्वारा सोवियत संघ के विखंडन की घोषणा कर दी। उसके पश्चात जो क्या हुआ, निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र राज्यों को राष्ट्रकुल का सदस्य गठन बनाया गया। 1991 में जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया तो उसको जो है रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया, और 15 राज्यों में विखंडन हो गया। 15 गणराज्यों में उसका रूस का सोवियत संघ का विखंडन हो गया, जिसका उत्तराधारी रूस को बनाया गया। रूस का वो सोवियत संघ का उत्तराधारी जो है 1991 में रूस को बनाया गया, और 15 गणराज्यों में विखंडन हो गया इसका। उसके क्या हुआ कि गठन किया गया, और जिसमें मध्य एशियाई गणराज्यों को भी संस्थापन का सदस्य बनाया गया, और उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया 1991 में। इसके बाद उसका अंत हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो धीरे धीरे जो है सोवियत संघ का विखंडन हो गया, उसके बाद जो है एक ही महाशक्ति रह गई, वो थी अमेरिका। दुनिया में जो एक महाशक्ति रही उसका नाम अमेरिका था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो सोवियत संघ विखंडन की ओर पता चला गया, और रूस का उत्तराधिकारी बन गया, और 15 गणराज्यों में वह स्थापित हो गया। उस समय क्या था कि सोवियत संघ के जो भारत के संबंध थे वो बहुत ही मधुर थे, बहुत ही अच्छे थे। राजनीतिक संबंध, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा हुआ था, मतलब जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे थे, तो क्या हुआ था, मामला में सुरक्षा परिषद में पूछा तो सोवियत संघ ने भारतीय का पक्ष लिया। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध, मतलब मध्य मुद्दे थे कश्मीर को लेकर, तो जब परिषद में ये पूछा तो सोवियत संघ ने जो है भारतीय का पक्ष लिया, जोरदार समर्थन किया। सन 1965 में गोवा के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई को भी सोवियत संघ ने सही ठहराया। 1975 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत की कार्रवाई को सही ठहराया। मतलब क्या था कि जब किसी न किसी कारण जो है सोवियत संघ भारत के संबंध जो थे बहुत ही मधुर थे। उस समय जब सोवियत संघ और भारत था, मतलब सोवियत संघ था, तो उस समय जो थे भारत और सोवियत संघ के बहुत ही अच्छे संबंध थे। और इसलिए कहीं ना कहीं जो है सोवियत संघ ने भारत की बहुत आर्थिक मदद करी है, और पाक जब युद्ध दौरान भारत की कार्रवाई के सही ठहराया गया। आर्थिक सहयोग सोवियत संघ ने 1950 से ही आर्थिक सहयोग देना शुरू किया था। मतलब जो आर्थिक सहयोग था वो सोवियत संघ ने भारत को दिया था 1950 में, और बेकरो भिलाई विशाखापट्टनम सार्वजनिक कारखानों में सहयोग दिया। जो हमारे जो भारत में है बेको भिलाई विशाखापट्टनम, तो सार्वजनिक कारखानों में भी सहयोग दिया। जब भारत में विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया था तो सोवियत संघ ने भारतीय मुद्रा को आधार बनाकर राहत पहुंचाई। जब क्या होता भारत में जो है विदेशी मुद्रा का भाव कम हो गया था, तो सोवियत संघ ने क्या करा कि भारतीय मुद्रा जो थी, जो पैसे थे, रुपया था, तो उसको जो है आधार बनाकर उनको राहत पहुंचाई भारतीयों को। और सामरिक सहयोग समय समय पर सैन्य सम्मान व वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भी प्राप्त हुई है। भारत को जो है सोवियत संघ से सैन्य सम्मान और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भी प्राप्त होती रही है। अंतरिक्ष से लेकर सैन्य उपकरण तक भारत को मदद सोवियत ने पहुंचाई है। सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच नज़दीक या बड़ी संख्या में कलाकार और लेखक और साहित्यकारों, शोधकर्ताओं आदि का आना जाना दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों का सूचक है। मतलब क्या होता था कि जो संस्कृति के आधार पर लोग एक दूसरे के देश में जो है लेखककार हो गए, साहित्यकार हो गए, वो आना जाना रहता था। दोनों के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। भारत और सोवियत संघ के अच्छे ही रिश्ते थे। सोवियत संघ ने भारतीय फिल्मों को भी बड़ी मांग दी है। सोवियत संघ ने जो है भारत में जो फिल्में बनती थी
तो उसको भी बढ़ावा दिया है, मांग बढ़ी है उसकी भी। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर दो नहीं महाशक्तियों से दूरी बनाए रखे, परंतु अमेरिका के मुकाबले सोवियत संघ भारत के मददगार साबित हुआ। मतलब क्या हुआ, जब भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन की गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल रहा, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका और सोवियत संघ की दूरी बनाए रखने के बाद भी सोवियत संघ ने भारत के साथ अधिक मधुर संबंध बनाए रखे। इसी के साथ दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे रहे। लेकिन क्या था कि जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या करा, गुटनिरपेक्षता को अपनाया था। तो उस स्थिति में दो महाशक्तियाँ थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ, तो उन दोनों को ना अपना कर एक गुट का अपना निर्माण किया था, जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन था उसका निर्माण किया था। उसके बाद भी सोवियत संघ ने जो है भारत की आर्थिक मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है, जो कि आप देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा 2020-2021 का जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।